हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो चल रही है जिस चीज की उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में महंगाई। समझ की बात। अगर आसान भाषा में इसको बताना है, आसान लैंग्वेज में इसको बताना है, तो इसका मतलब है लगातार प्राइसेस का बढ़ना। तो पेपर में किस हिसाब से आपको लिखना है उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन इज रिगार्डेड एज द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम की तरह है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है। Inflation has emerged as one of the major contemporary economic issues confronting the world economy। पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के आगे प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन होता क्या है वो बताओ। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ओवरऑल लगातार प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। समझ की बात। अगर प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे और फिर स्टेबल हो जाएंगे, वो इन्फ्लेशन नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है प्राइसेस को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन दी है इन्फ्लेशन की, इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैंने डिटेल में लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, दैट इज इंक्रीज इन ऑल ओवर प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कार महंगी होगी जमीन सस्ती होगी, कार महंगी होगी दूध सस्ता हो गया, दूध महंगा हो गया दही सस्ता हो गया, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल जनरल प्राइसेस का बढ़ना, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल प्राइस का बढ़ना, सबकी एवरेज ले लेनी और देखना कि कितने परसेंट बढ़ गए। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली कई गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ मेजर कमोडिटीज लाइक फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर या मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा इंक्रीज साइमल्टेनियसली, द जनरल और ओवरऑल प्राइस लेवल इंक्रीजेस। जब ये जो रोटी कपड़ा मकान वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जब ये सब महंगे हो जाते हैं, तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ गए हैं। However, this does not mean that all prices rise at the same rate during the period of inflation। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी चीजों का प्राइस सेम रेट से बढ़ेगा। क्या पता फूड का प्राइस 20% से बढ़े, हाउसिंग का 50% से बढ़ जाए, क्लोथिंग का 5% से बढ़े। ठीक है। तो इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ेंगे, जो भी हम चीजें यूज करते हैं उनका प्राइसेस ओवरऑल बढ़ेगा, सेम परसेंटेज में बढ़ेगा ऐसा नहीं है। समझ के बाद सेकंड पॉइंट इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड राइज इन प्राइसेस। ऐसा नहीं है कि एक महीने में प्राइस बढ़ गए दूसरे में गिर गए, तो लगातार प्राइसेस बढ़ने चाहिए। A one-time increase in general price level is not an inflationary phenomena। अगर एक बार प्राइस बढ़ गए और फिर स्टेबल हो गए, ये इन्फ्लेशन नहीं होती। इन्फ्लेशन का मतलब लगातार प्राइसेस का बढ़ना। An increase in price level in 1 year and fall in the second year and the third year is not considered as considered inflation, as there is no persistent change in the overall price level in one direction or the other। तो एक साल प्राइस बढ़ा और बाकी 2-3 साल प्राइस बढ़ा ही नहीं, इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि एक इन्फ्लेशन का मतलब ओवरऑल लगातार प्राइसेस का बढ़ना होता है। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। द वन टाइम इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इज नॉट एन इन्फ्लेशनरी फिनोमिना। वही वाली बात। व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल राइजेस ईयर आफ्टर ईयर, इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अगर लगातार हर साल हर क्वार्टर प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, उसी को इन्फ्लेशन कहा जाएगा, वही इन्फ्लेशनरी माना जाएगा। Thus, inflation does not refer to one-time rise in the price level, but rather a rise in price level that continues over a number of years। लगातार प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो ही इन्फ्लेशन मानी जाएगी, एक बार प्राइस नहीं माना जाएगा। अब ये जो पूरे के पूरे 10-15 लाइन लिखी है, अब ये मुझे मत कहना कि भाई इसका एक ही मतलब निकलता है। भाई मतलब तो एक ही निकलता है कि लगातार प्राइसेस का बढ़ना, मगर जब आप पेपर में लिखोगे 5-6 मार्क्स में, तो टीचर को इंप्रेशन डालने के लिए थोड़े पेज पूज भी तो भरने हैं ना। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एप्रिशिएबल और कंसिडरेबल राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन का मतलब है एक एप्रिशिएबल प्राइस राइज होगा, सिग्निफिकेंट राइज इन प्राइस होगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि 1% से प्राइस बढ़ गया। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन तब माना जाता है जब सिग्निफिकेंट प्राइसेस बढ़ते हैं। कैसे? This implies that every rise in price level is not considered as inflationary। हर एक प्राइस बढ़ने को inflationary नहीं माना जाता। A mild or moderate rise in the price level, that is between 2 to 3% per year,
इज नॉट कंसिडर्ड इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अगर लगातार प्राइसेस 1 2 3% बढ़ते रहते हैं तो उसे इन्फ्लेशनरी कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। सच अ मॉडरेट rise in price या price rise is considered as desirable and acceptable for toning up and healthy functioning of the economy। तो थोड़े थोड़े प्राइसेस का बढ़ना इकोनॉमी के लिए काफी फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि इससे प्रोड्यूसर्स को एनकरेजमेंट मिलती रहती है कि वो माल बनाते रहें। ठीक है। अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस लेवल assists in maintaining high level of economic activity, in achieving and maintaining high level of employment, and in achieving a satisfactory growth rate। तो ओवरऑल यही है कि अगर थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ता रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चलेगी और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वगैरह ये सारी अच्छी चलेंगी, ग्रोथ रेट भी बढ़ता रहेगा। Thus, it is only when the price rise becomes excessive and unhealthy that it is regarded एज इन्फ्लेशनरी इन करेक्टर। तो इन्फ्लेशन सिर्फ तभी मानी जाएगी जब जो प्राइजेस हैं 4-5% बढ़ गए, 7% बढ़ गए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया, जो कि इकोनॉमी के लिए अनहेल्दी, क्योंकि इतने प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उससे जॉब लॉसेज वगैरह हो जाएंगी। समझ की बात। तो फोर्थ पॉइंट जो आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? इन्फ्लेशन रेट का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं इतने परसेंट होगी इन्फ्लेशन। द इन्फ्लेशन रेट is the percentage increase in overall or average price of all goods and services from one year to the next year। कि पिछले साल से लेकर इस साल तक कितने परसेंट प्राइजेस बढ़े हैं सारी की सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो हम बास्केट तय कर लेते हैं कि इस बास्केट में देखना है कि पिछले साल इस बास्केट में मतलब फूड, क्लोथिंग, ये वो फला फला कितनी कितने रुपए में आती थी और अब कितने रुपए में आती है। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे इस ईयर को, तो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इन्फ्लेशन रेट निकाल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट हम परसेंटेज टर्म में निकालते हैं कि इतने परसेंट प्राइस बढ़ गए, उतने परसेंट बढ़ गए। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस करने हैं, जो कि है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर आपको और भी इन्फ्लेशन के टाइप्स चाहिए तो मैंने उनके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मुझे मैसेज या कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट have traditionally explained inflation in terms of forces operating from demand and supply sides। तो इकोनॉमिस्ट ने डिमांड एंड सप्लाई साइड के थ्रू इन्फ्लेशन के टाइप्स बताए हुए हैं, तो उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला आ जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। मान लो ये नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहता है कि अगर डिमांड बढ़ गई तो भाई प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो पूरी की पूरी जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो इन्हीं थीसिस पे बेस्ड है कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। तो आप भी खुद सोचो, किसी भी चीज की इकोनॉमी में एकदम से डिमांड बढ़ गई तो जो प्राइसेस हैं वो राइज हो जाते हैं। इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिमांड फोर्स या डिमांड फोर्सेस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो जो भी इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो डिमांड की वजह से आए, डिमांड फोर्सेस की वजह से आए, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी में डिमांड ही बढ़ जाए तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब एक और बात मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझाऊं। मान लो ये 45 डिग्री, ये मान लो 45 डिग्री है, ये एग्रीगेट सप्लाई, इसको इनकम का भी कहा जाता है। ये एग्रीगेट डिमांड होगी, अगर ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ गई तो इसको भी, ये जो है जो एक्सेस डिमांड हुई है, इसको भी कभी कभी हम इन्फ्लेशनरी गैप से डिनोट करा देते हैं। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। तो जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में और सप्लाई अगर उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है, तो प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे ना। इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज रैपिडली एंड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड काफी तेजी से बढ़े और एग्रीगेट सप्लाई को क्रॉस कर जाए, ज्यादा हो जाए उससे, एट एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल, अगर एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम रह जाए उससे, तो प्राइसेस बिगिंस टू राइज, प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। डिमांड विल बीट द लिमिटेड सप्लाई of the commodities which will pull up the prices and will lead to a situation of inflation। तो डिमांड अगर सप्लाई को बीट कर देगी तो वो प्राइस को ऊपर खींचने को मजबूर कर देगी। समझिए बात। द एसेंस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज क्लियर कट। क्लियर कट है कि भाई डिमांड बढ़ गई है, अब सप्लाई पूरी नहीं पड़ रही, जो हाई प्राइस देके खरीद सकता है खरीद लो। इट प्रोसीड्स फ्रॉम डिमांड
टू इन्फ्लेशन। तो इसमें यही बताया गया है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आई है। समझ की बात? द एसेंस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज टू मच स्पेंडिंग पुट अगेंस्ट अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। कि आपके पास सप्लाई ऑफ गुड्स तो लिमिटेड है, मगर स्पेंडिंग पावर इतनी ज्यादा कि हर कोई खरीदने को तैयार है उस गुड को। समझ की बात? द मेजर कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। तो एक मेजर सोर्स है इन्फ्लेशन का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सरकार को बजट में घाटा हुआ, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने नए नोट छाप दिए, या फिर सरकार ने कर्जे ले लिए, तो मार्केट में नया पैसा आ गया। नया पैसा आएगा तो डिमांड तो बढ़ेगी। However, demand pull inflation may also result from various real factors affecting aggregate demand, such as increase in consumption expenditure. तो aggregate demand के जितने भी components हैं, AD is equals to C plus I plus G plus X minus M, वो सारे component के बढ़ने की वजह से aggregate demand बढ़ सकती है, जिसकी वजह से inflation आ सकता है, demand pull inflation। या फिर कह दो consumption expenditure बढ़ गया, या फिर कह लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, या सरकार के खर्चे बढ़ गए, एंड इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सपेंडिचर फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है, जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, वो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहती है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इसको कई बुक्स में कॉस्ट पुल की जगह कॉस्ट पुश भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ये कहते हैं कि जब भी प्रोड्यूसर्स की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, मैं आपको यहाँ साइड पे लिख के बताता हूँ, जब भी प्रोड्यूसर्स की कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो वो सप्लाई रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। जब भी किसी भी प्रोड्यूसर का जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी तो वो सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। तो सप्लाई में डिक्रीज लेफ्टवर्ड साइड आता है ना, ये पैरेलल बना लेना। तो नया इक्विलिब्रियम तो ये हो गया, अब प्राइसेस बढ़ गए ना। तो जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। समझ की बात? तो इसी चीज को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है? सॉरी। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑपरेटिंग फ्रॉम द सप्लाई साइड ऑल्सो। तो पेपर में ऐसे लिखना है कि शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है ना, कि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड की वजह से भी हो सकती है। इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है? तो उसको सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, ठीक है? मैं यहाँ आपको कॉस्ट पुल भी लिख सकते हो, कॉस्ट पुश भी लिख सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है? कई बुक्स में कॉस्ट पुल भी लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बी कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्टिंग बढ़ सकती है प्रोड्यूसर्स की। क्यों? क्योंकि वेज रेट बढ़ गई। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज करने के लिए वो जो है फिर प्राइस बढ़ा रहा है, या फिर इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ गए, कोई भी वजह हो सकती है। एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन वेजेस। अगर वेजेस बढ़ेंगी तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। विद द ग्रोथ ऑफ पावरफुल ट्रेड यूनियंस, आपको पता है आजकल ट्रेड यूनियंस काफी पावर में रहती हैं, वर्कर्स की यूनियन, वर्कर्स आर एबल टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर्स टू ग्रांट एन इंक्रीज इन वेज रेट। तो वो स्ट्राइक वगैरह करके प्रेशराइज करके तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रेशराइज करते हैं और मजबूर कर देते हैं। When producers find that their labor cost is rising, जब वो देखते हैं कि लेबर कॉस्ट तो बढ़ रही है, they raise the prices to cover the high cost. वो हाई कॉस्ट को कवर करने के लिए प्राइसेस बढ़ा देते हैं। A series of increase in wage rates leads to a persistent rise in prices. तो जैसे जैसे क्या होता है, वेजेस बढ़ती हैं तो वो प्राइस बढ़ा लेते हैं, उनका माल और महंगा कर देते हैं, और प्राइसेस बढ़ जाता है इकोनॉमी में। तो जब पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर से वेजेस बढ़ाने के लिए धरने दे देंगे, और जब वेजेस बढ़ाएंगे तो फिर से प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो ये स्पाइरल की तरह ही चलता रहता है। तो कई बुक्स में इसको वेज प्राइस स्पाइरल भी कहा गया है। दिस इज कॉल्ड वेज पुश इन्फ्लेशन। तो सिर्फ वेजेस की वजह से सिर्फ अगर वेज की वजह से प्राइस बढ़े, वेज के बढ़ने की वजह से, इसको वेज पुश इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। Another cause of cost push inflation is the use of monopoly power by the monopolistic and oligopolistic firms to increase their profit margin. अब कई कंपनियां हैं जो मोनोपोली बना के बैठी हैं, या मतलब कार्टेल बना के बैठी हैं अपना, कि भाई सारे के सारे प्राइस राइज कर देते हैं, कोई चक्कर ही नहीं होगा। उस वजह से भी सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ जाती है। वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि डिमांड से सप्लाई ज्यादा रहे और प्राइसेस बढ़ते रहे। दे आर इन अ पोजिशन टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू देयर मोनोपोली पावर, क्योंकि उनके पास पावर है, मोनोपोली पावर है मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करने की। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइसेस लीडिंग टू इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से महंगाई आ जाती है। दिस इज नोन एज प्रॉफिट पुश
इन्फ्लेशन, इसको प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आपस में यूनियन बना लेते हैं और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए वो सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। सिंस 1970s another set of players have entered in the cost push fray, that is oil। तो 1970 से ऑयल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई भी इंटरनेशनल पंगा या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सबके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन इन रीसेंट ईयर्स हैज रिजल्टेड इन रिस्पॉन्स टू शार्प जंप in oil prices, which has led to overall increase in cost of production and rise in the price thereby। तो 1970 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब कुछ पेट्रोल डीजल ये फ्यूल वगैरह सब कुछ महंगा हो जाता है और ये कॉस्टिंग बढ़ जाती है प्रोड्यूसर्स की, और कॉस्टिंग बढ़ने से वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद